गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सारे बहन भाई ने राम राम। तो पिछली वीडियो में हमने क्या था, हरियाणा का सबसे छोटा जिला जो कि फरीदाबाद, उसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी। तो आज का जो हमारा जिला है वो है पानीपत जिला। ठीक है, तो आपको पता है कि पानीपत जिला है ना, पूरे भारत में ही पानीपत में 3 लड़ाइयाँ हुई थी, उसके कारण पूरे भारत में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो जो पानीपत जिला है वो यहाँ पर है। ठीक है, हरियाणा के पूर्वी भाग में है। अगर हम बात करें पश्चिम में, तो पश्चिम में है राजस्थान। तो पानीपत जिला है ना, हम बात करें इसके उत्तर में कौन सा जिला है, तो उत्तर में है करनाल जिला। और जो पानीपत जो जिला है ना, वो करनाल से ही इसका विभाजन हुआ था। ठीक है, फिर हम बात करें इसके दक्षिण की, तो दक्षिण में है सोनीपत जिला। फिर हम बात करते हैं इसके पूर्व की, तो पूर्व में आप सबको पता है कि हरियाणा के पूर्व में उत्तर प्रदेश है। तो जो पानीपत है ना, इसके पूर्व में भी उत्तर प्रदेश है और ये उत्तर प्रदेश राज्य के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसके पश्चिम में, तो पश्चिम में है जींद। और जो जींद है ना, ये हरियाणा के सर्वाधिक 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, तो ये तो क्या थी इसकी स्थिति। तो अब हम करेंगे पानीपत जिला। पानीपत। ठीक है, तो पानीपत की बात करें, सबसे पहले हम देखते हैं इसका परिचय। तो परिचय में सबसे पहले हम देखते हैं इसका गठन कब हुआ। तो इसका गठन जो हुआ था वो होता 1 नवंबर 1989 को। ठीक है, 1 नवंबर 1989 को। अगर हम बात करें 1 नवंबर 1989 की, तो हमारे हरियाणा में 4 जिले बने थे, यानी कि कृपया हुई थी। ठीक है, कत्थड़, रेवाड़ी, पानीपत और यमुनानगर। ठीक है, 1 नवंबर 1989 को हरियाणा में 4 जिले बने थे, कत्थड़, रेवाड़ी, पानीपत और यमुनानगर। और जो आज का जो हमारा जिला है वो है पानीपत। तो पानीपत जो जिला है ना, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को। अगर हम बात करें कि उस समय हरियाणा का जो मुख्यमंत्री वो कौन था, तो उस समय हरियाणा का मुख्यमंत्री था चौधरी देवीलाल। ठीक है, चौधरी देवीलाल। अगर हम बात करें पानीपत के गठन की, तो पानीपत एकमात्र हरियाणा का ऐसा जिला है जिसका 2 बार गठन हुआ है। ठीक है, तो 2 बार गठन कैसे हुआ कि जो पानीपत जो जिला है ना, ये करनाल से निकाला गया था, यानी कि करनाल का विभाजन हुआ ना, उससे ये जिला निकाला गया था करनाल से। लेकिन फिर बाद में इसको करनाल से निकाला गया था पानीपत। ठीक है, पानीपत। और बाद में इसका जो करनाल की एक तहसील है असंध, वो पानीपत में चली गई थी। और इस कारण उस तहसील को करनाल में मिलाने के लिए फिर से पानीपत को करनाल में मिलाया गया था 24 जुलाई 1991 को। ठीक है, कि करनाल की जो असंध तहसील है ना, वो पानीपत में चली गई थी। और उसको करनाल में वापस लाने के लिए उस असंध तहसील को फिर से पानीपत को करनाल में मिलाया गया। और बाद में जो असंध जो तहसील थी ना, उसको पानीपत करनाल में मिलने के बाद फिर से पानीपत जिले का दोबारा से गठन किया गया। ठीक है, तो इसका दोबारा से गठन हुआ था 1 जनवरी 1992 को। ठीक है, ये हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका 2 बार गठन हुआ है। ठीक है, तो इसके गठन के बाद हम देखते हैं इसका स्थिति। इसकी स्थिति की बात करते हैं, इसके जो पूर्व है ना, ये उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है पूर्व में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है और ये हरियाणा के पूर्वी भाग में है। और जो हरियाणा के पूर्वी भाग में आप सबको पता है कि यमुना नदी भी बहती है। ठीक है, तो पानीपत जो जिला है ना, इसके किनारे पर भी यमुना नदी बहती है। ठीक है, तो स्थिति के बाद हम देखते हैं इसका क्षेत्रफल कि जो पानीपत जो जिला है ना, इसका क्षेत्रफल कितना है। तो इसका क्षेत्रफल है 1268 वर्ग किलोमीटर। 1268 वर्ग किलोमीटर। अगर बात करें कि किसके विभाजन से ये पानीपत जिला निकाला गया, तो करनाल का विभाजन हुआ था, उससे पानीपत जिले को निकाला गया था। ठीक है, तो क्षेत्रफल के बाद हम बात करते हैं तहसील की जो पानीपत जो जिला है ना, इसमें कौन कौन सी तहसील है। तो तहसील की बात करते हैं, इसमें है पानीपत, समालखा, इसराना, एक है बपोली। ठीक है, इसमें 4 तहसील हैं, पानीपत, समालखा, इसराना और बपोली। तो तहसील के बाद हम बात करते हैं विधानसभा सीट की, कि जो पानीपत जो जिला है ना, इसमें कौन कौन सी विधानसभा सीट है। विधानसभा सीट की बात करें तो इसमें एक तो है पानीपत शहरी और एक है पानीपत ग्रामीण। पानीपत शहरी और पानीपत
ग्रामीण, और एक इसमें इसराना और एक है समालखा। ठीक है, तो इसमें 4 विधानसभा सीट है, पानीपत शहरी, पानीपत ग्रामीण, इसराना और समालखा। अगर हम बात करें इसमें आरक्षित सीट की कि जो पानीपत जो जिला है ना, इसमें आरक्षित सीट कौन सी है, तो इसमें आरक्षित सीट है इसराना। ठीक है, तो विधानसभा सीट के हम आगे बात करते हैं मंडल की। फिर है इसमें मंडल कि जो पानीपत जो जिला है ना वो हरियाणा के कौन से मंडल में आता है, तो पानीपत हरियाणा के करनाल मंडल में आता है। ठीक है, करनाल मंडल में आता है। अगर हम बात करें करनाल मंडल की, तो हरियाणा में सबसे कम जिलों वाला मंडल है करनाल मंडल, और सबसे ज्यादा जिलों वाला मंडल जो है वो है रोहतक मंडल। ठीक है, तो एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। इसका परिचय, इसकी जो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को, और ये हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका गठन दोबारा हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें उस समय जो हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन था, तो पानीपत के गठन के समय हरियाणा का जो मुख्यमंत्री था वो था चौधरी देवीलाल। फिर हम देखते हैं इसकी स्थिति, तो आप सबको पता है कि हरियाणा के पूर्वी भाग में स्थित है। अगर हम बात करें कि ये हरियाणा भारत के किस राज्य के साथ सीमा बनाता है, तो ये भारत के उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो फिर हम देखते हैं इसका क्षेत्रफल। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 1268 वर्ग किलोमीटर। तो क्षेत्रफल के बाद हम बात करते हैं तहसील की। तो इसमें तहसील की बात करते हैं, इसमें 4 तहसील है, पानीपत, समालखा, इसराना और बपोली। ठीक है, तो तहसील के बाद हम बात करते हैं विधानसभा सीट की। तो विधानसभा सीट इसमें पानीपत शहरी, पानीपत ग्रामीण, इसराना और समालखा। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें आरक्षित सीट की, तो इसमें आरक्षित सीट है इसराना। फिर हम बात करते हैं मंडल की। जो पानीपत है ना वो हरियाणा के कौन से मंडल में आता है, तो पानीपत आता है करनाल मंडल में, और जो करनाल मंडल है ना ये हरियाणा का सबसे कम जिलों वाला मंडल है। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम करते हैं इसका इतिहास। इतिहास, तो सबसे पहले इतिहास में हम देखते हैं महाभारत काल से संबंधित इसमें क्या कुछ इतिहास है। तो महाभारत काल से संबंधित अगर मैं बात करूं तो इसमें जो पानीपत जो जिला है ना इसका नाम पांडुप्रस्थ था महाभारत काल में, और माना जाता है कि जो पांडव और कौरवों के बीच युद्ध हुआ था 5 गांवों के कारण। तो जो पांडव है ना वो ये कहते थे कि कौरवों से कि हमें ये 5 गांव दे दो, ना तो हमें कुछ राजगद्दी चाहिए, ना कुछ हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये 5 गांव चाहिए। लेकिन कौरवों ने मना कर दिया था कि पांडवों को हम ये 5 गांव नहीं देंगे, और इसके कारण भी महाभारत का युद्ध माना जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जो पांडव है ना उनके 5 गांव में थे, एक था पांडुप्रस्थ। ठीक है, महाभारत काल से संबंधित महाभारत काल से संबंधित है इसमें एक पांडुप्रस्थ। अगर हम बात करें इसके वर्तमान में जो पांडुप्रस्थ जो गांव है ना इसका वर्तमान में क्या नाम है, तो इसका वर्तमान में नाम है पानीपत। ठीक है, पानीपत। फिर महाभारत काल के बाद हम इसमें करते हैं इसका नामकरण, यानी कि जो पानीपत है ना इसका नामकरण किसके नाम पर किया गया। नामकरण, अगर हम नामकरण की बात करें तो इसका नाम पाणिनि ऋषि के नाम पर माना जाता है। ठीक है, पाणिनि ऋषि के नाम पर। ठीक है, नामकरण की बात करें तो पाणिनि ऋषि के नाम पर पानीपत का नामकरण माना जाता है। फिर हम देखते हैं इसमें, तो आप सबको पता है कि पानीपत में 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा युद्ध और तीसरे युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। तो अब हम बात कर रहे थे पानीपत के युद्धों की। तो आपको पता है कि जो पानीपत है ना वो पूरे भारत में केवल युद्धों के कारण ही प्रसिद्ध है, पूरे भारत में भी। लेकिन जो दूसरे देश है ना उनमें भी जो पानीपत जो जिला है ना वो युद्धों के कारण प्रसिद्ध है। तो अब हम बात कर रहे थे पानीपत के युद्धों की। ठीक है, तो सबसे पहले हम पानीपत का प्रथम युद्ध की अगर बात करें तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक
ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। अगर हम बात करें कि इस युद्ध में जो बाबर है ना उसकी तो जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी, ठीक है। यानी कि इब्राहिम लोदी इस युद्ध में हार गया और इसकी रणभूमि में ही मृत्यु हो गई थी। अगर हम बात करें कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध है ना ये कब हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 14 अप्रैल 1526 को, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 14 अप्रैल 1526 को हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। और जो इस युद्ध में ना बाबर ने पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तोपों का इस्तेमाल किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में, और इसी के कारण जो बाबर है ना इसकी जीत हो गई थी। और जो तोपों के अलावा जो बाबर है ना इसने 2 युद्ध नीति अपनाई थी, एक तो तुलुगना और एक नीति थी अरबा नीति, ठीक है। तुलुगना युद्ध नीति और अरबा युद्ध नीति, ठीक है। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में 2 तो नीति अपनाई थी, तुलुगना युद्ध नीति और अरबा युद्ध नीति। अगर हम बात करें तुलुगना की, तो तुलुगना जो युद्ध नीति होती थी ना, जैसे कि ये तो है बाबर की सेना, बाबर की सेना है, ये एक टुकड़ी है बाबर की सेना की। बाबर अपनी सेना में 3 टुकड़ियां बनाता था, ठीक है। एक तो इधर थी बाबर की टुकड़ी, सेना की टुकड़ी, और एक थी इधर। और जो विरोधी जो इब्राहिम लोदी है ना उसकी सेना की टुकड़ी थी यहाँ पर, ठीक है। तो जो इब्राहिम लोदी की सेना की टुकड़ी को दिखेगा कि जो बाबर है ना उसके पास तो बहुत कम सेना है, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी की सेना ने इसके ऊपर सीधा ही आक्रमण कर दिया। तो इसने क्या कहा इस तुलुगना युद्ध नीति के तहत कि जो ये 2 टुकड़े थे ना, एक तो इन्होंने इधर से आक्रमण कर दिया और दूसरी ने इधर से जो इब्राहिम लोदी की जो सेना थी ना उनको घेर लिया था, ठीक है। ये तो थी तुलुगना युद्ध नीति। अगर हम बात करें अरबा युद्ध नीति की, तो जो अरबा जो युद्ध नीति है ना उसमें बाबर ने बैलगाड़ियां होती थी ना उनको एक कतार में सीधा खड़ा रखा था कि जो दूसरी सेना है ना उसने जो सोचा कि इसके पास तो जो सेना है ना वो तो कम है और जो पशु जैसे कि बैलगाड़ी बहुत ज्यादा है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जो बैलगाड़ी में क्या कुछ रखा है। तो बैलगाड़ी में बाबर ने रखा था वो तोप, ठीक है। तोपों का इस्तेमाल भी इस युद्ध में किया था। तो बाबर ने बैलगाड़ी में तोप रखी हुई थी और उन्होंने एकदम जो पीछे से हमला कर दिया तोप के कारण, ठीक है। तो इस युद्ध जो अरबा युद्ध नीति थी वो ये युद्ध नीति थी। और जो अरबा की बात करें तो ये अरबा फारसी भाषा का शब्द है। अगर इसका हिंदी में अनुवाद करें तो इसका हिंदी में अनुवाद होता है बैलगाड़ी, ठीक है। ये बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पेपर में भी आ चुका है कि जो अरबा युद्ध नीति है ना, जो अरबा एक कौन सी भाषा का शब्द है और इसका हिंदी में अनुवाद क्या होता है। तो ये फारसी भाषा का शब्द है। अगर हम बात करें इसके हिंदी में अनुवाद की तो इसका हिंदी में अनुवाद होता है बैलगाड़ी, ठीक है। तो फिर इसमें बाबर ने 2 युद्ध नीति अपनाई थी। फिर हम आगे बात करते हैं। बाबर ने युद्ध जीतने के बाद तो बाबर ने जीत की खुशी में काबुली बाग मस्जिद बनवाई थी। काबुली बाग मस्जिद बनाई थी बाबर ने जीत की खुशी में। और अगर हम बात करें कि ये मस्जिद किसकी याद में बनवाई, तो जो बाबर है ना इसकी बेगम थी, बेगम मुशम्मत की याद में, ठीक है। बाबर ने जीत की खुशी में काबुली बाग मस्जिद बनवाई पानीपत में। अगर हम बात करें कि ये मस्जिद की जो ये मस्जिद है ना कब बनवाई, तो ये मस्जिद बनवाई थी 1527 ईस्वी में, ठीक है। 1527 ईस्वी में बाबर ने काबुली बाग मस्जिद बनवाई थी। और ये मस्जिद है ना ये अपनी जो उसकी जो बेगम थी ना मुशम्मत, बाबर की जो बेगम मुशम्मत थी ना उसकी याद में इन्होंने ये काबुली बाग मस्जिदें बनवाई थी, ठीक है। तो ये तो था पानीपत का युद्ध, ठीक है। और पानीपत के युद्ध की बात करें, जो इब्राहिम लोदी है ना, इब्राहिम लोदी रणभूमि में ही मारा गया। अगर हम बात करें इसका मकबरा कहाँ है, तो इब्राहिम लोदी का मकबरा है पानीपत में, ठीक है। मकबरा है पानीपत में, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन में भी आता है कि इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है, तो मकबरा है पानीपत में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं दूसरे युद्ध की कि पानीपत का जो दूसरा युद्ध है ना वो किन किन के बीच हुआ। तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो हुआ था अकबर, देखो अकबर वर्सेज हेमचंद्र विक्रमादित्य या हेमू के बीच में ये पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। लेकिन जब अकबर जब राजा बना ना तो उस समय वो यानी कि 15 वर्ष का था। तो कोई 15 वर्ष का बच्चा क्या कभी युद्ध लड़ सकता है? नहीं। तो इसकी तरफ से जो अकबर की तरफ से नेतृत्व किया था बैरम खान और जमाल खान ने, ठीक है।
और जो अकबर की तरफ से जो युद्ध का जो नेतृत्व किया था ना, वो क्या था, बैरम खां और जमान खान ने। और अगर हम बात करें कि युद्ध किसके बीच हुआ, तो ये युद्ध हुआ था हेमू, ठीक है, हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो इस युद्ध में जो अकबर है ना, इसकी तो जीत हो गई थी, और जो ये हेमू है ना, हेमू इसकी हार हो गई थी, ठीक है। पानीपत के दूसरे युद्ध में इसकी जो अकबर है ना, इसकी तो जीत हो गई थी, और हेमू है ना, इसकी हार हो गई थी। अगर हम बात करें कि ये कब हुआ, तो ये हुआ था 1556 में, ठीक है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, 1556 में, अकबर और हेमू के बीच में, हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में। अगर हम बात करें हेमू की, तो ये था इनका जन्म स्थान की बात करें तो ये रेवाड़ी में इनका जन्म हुआ था, और ये 14वां हिंदू शासक था जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है। 14वां हिंदू शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो इसका जन्म स्थान कहाँ है, रेवाड़ी में माना जाता है। फिर हम बात करते हैं इसके जो पानीपत का जो युद्ध हुआ था ना, इसमें जो हेमू है ना, इसके आंख में तीर लगा था। अपने हरियाणवी भाषा में तो यो कान हो गए तो इसके आंख में तीर लगा था, और उस तीर की वजह से ये वहीं पर रणभूमि में ही गिर गया। और जो सेना है ना, वो सेना उसको बैरम खां के पास ले गई, हेमू को बैरम खां के पास ले गई। और बैरम खां ने क्या किया, जो हेमू है ना, इसकी गर्दन काट दिया, यानी कि इसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया, ठीक है। और वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई। अगर हम बात करें कि जो हेमू है ना, इसका मकबरा कहाँ है, तो हेमू का मकबरा है सोंदापुरा में, सोंदापुरा में, ठीक है। सोंदापुरा कहाँ है, पानीपत में। और पानीपत में ही जो हेमचंद्र विक्रमादित्य है, इसका मकबरा है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं पानीपत के तीसरे युद्ध की। अगर हम पानीपत के तीसरे युद्ध की बात करें, तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ना, वो हुआ था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। मराठा वसीद अहमद शाह है अब्दाली, ठीक है। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। इसमें जो मराठा जो है ना, ये तो हार गए थे, और जो ये अहमद शाह अब्दाली है ना, इनकी जीत हो गई थी। अगर हम अहमद शाह अब्दाली की बात करें, तो ये अफगान का शासक था, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली अफगान का शासक था, और इन्होंने मराठों के साथ युद्ध किया था। और इस युद्ध में जो अहमद शाह अब्दाली है ना, इनकी जीत हो जाती है। अगर हम इस युद्ध की बात करें कि युद्ध कब हुआ, तो ये युद्ध हुआ था 1761 में, ठीक है। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। और इस युद्ध के कारण ही एक कहानी भी प्रचलित है, पूरे भारत में ही एक कहानी प्रचलित है कि जब मराठों और इनके बीच युद्ध हो रहा था ना, तो जो मराठों का जो सरदार था ना, वो महाराष्ट्र से इस युद्ध के बारे में जानने के लिए आ रहा था। तो उसे रास्ते में एक व्यापारी मिलता है, तो वो व्यापारी से उसे युद्ध के बारे में, इस युद्ध का हाल पूछ रहा है, यानी कि इसके युद्ध के बारे में हाल जानना चाहता था कि क्या कुछ हो रहा है। तो उस व्यापारी ने कहा कि जो मराठों की तरफ से 2 मोती टूट गए हैं, और जो 27 रत्न बिखर गए हैं, और जो सोने चांदी है ना, वो उनका अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता कि कितने कुछ बिखरे हैं। तो इसका मतलब है कि जो 2 मोती है ना, यानी कि जो मराठा की जो सेना थी, उनके 2 प्रमुख सरदार मारे गए, ठीक है। यानी कि जिनके 2 प्रमुख सरदार मारे गए हैं, यानी कि उनका जो नेतृत्व कर रहे थे ना, उनकी तरफ से, मराठों की तरफ से, तो वो 2 प्रमुख उनके जो सेनापति है ना, वो मारे गए हैं। और 27 रत्नों की बात करें, तो 27 रत्न मतलब उनके जो 27 प्रमुख सैनिक थे ना, वो 27 प्रमुख सैनिक मारे गए हैं। अगर सोने चांदी की बात करें, तो बहुत ज्यादा सैनिक है ना, बहुत ज्यादा सैनिक मराठों के इस युद्ध में मारे गए हैं, ठीक है। यानी कि उनका अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता कि कितने सैनिक मारे गए हैं, ठीक है। तो इस जो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध हुआ था ना, तो इससे एक स्थान हो रहा है काला अम्ब। काला अम्ब, अगर हम काला अम्ब की बात करें, तो मराठों और जब इनका युद्ध हो रहा था ना, अहमद शाह अब्दाली के बीच, तो यहाँ पर एक आम का पेड़ था, और उस आम के पेड़ पर इतना ज्यादा खून लगा कि वो आम का जो सारा का सारा पेड़ है ना, वो काला हो गया है। और इसी कारण इसको आज हमारे हरियाणा में क्या कहा जाता है, काला अम्ब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हमारे हरियाणा में काला अम्ब कहाँ है, तो काला अम्ब कहाँ है, पानीपत में है। और ये किस घटना के कारण इसको काला अम्ब कहा जाता है, तो पानीपत के तीसरे युद्ध के कारण जो इसको काले अम्ब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये तो थे क्या थे, पानीपत के 3 युद्ध। जो तीसरा युद्ध है ना, इसके बारे में हम बात करते हैं कि इसकी तरफ से नेतृत्व किसने किया, तो इसकी तरफ से नेतृत्व किया था
सदाशिवराव और एक था विश्वासराव। ठीक है, मराठों की तरफ से नेतृत्व क्या था पानीपत के तीसरे युद्ध का? सदाशिवराव और विश्वासराव ने। लेकिन बहुत ज्यादा बार ये सदाशिवराव ही आता है। ठीक है, विश्वासराव तो लेकिन आता तो है, लेकिन ज्यादा बार नहीं पूछा जाता, ज्यादा बार सिर्फ ये सदाशिवराव ही पूछा जाता है। ठीक है, तो एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। जो बाबर है ना, अगर हम बाबर की बात करें तो बाबर ने पहली बार पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था। ठीक है, फिर इब्राहिम लोदी की बात करें तो पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई थी, यानी कि रणभूमि में ही ये मारा गया था। अगर हम बात करें इसके मकबरे की तो जो इसका मकबरा है पानीपत में, इसका मकबरा है इब्राहिम लोदी का। फिर हम बात करें कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 14 अप्रैल 1526 को। ठीक है, तो 14 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। फिर हम बात करते हैं बाबर। जो बाबर है ना, इसमें जो बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में दो नीति अपनाई थी। एक तो थी तुलगना नीति और एक थी अरबा नीति। ठीक है, तो बाबर ने पानीपत के युद्ध में दो नीति अपनाई थी, तुलगना नीति और अरबा नीति। अगर हम बात करें अरबा नीति, तो अरबा जो है ये फारसी भाषा का शब्द है और जिसका हिंदी में अनुवाद होता है बैलगाड़ी। ठीक है, फिर इसने जो पानीपत का प्रथम युद्ध है ना, तो इसने जीतने के बाद, बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतने के बाद इसने काबुली बाग मस्जिद बनाई थी 1527 ईस्वी में, और ये बनवाई थी बेगम मुशम्मत के याद में। तो फिर हम बात करते हैं पानीपत का दूसरा युद्ध। अगर हम पानीपत के दूसरे युद्ध की बात करें तो अकबर और हेमू के बीच में। तो देखो, अकबर तो जब छोटा था, यानी कि 16 या 15-16 वर्ष का था, तो कोई भी बच्चा 15 या 16 वर्ष का युद्ध नहीं लड़ सकता। तो इसकी तरफ से नेतृत्व किया था बैरम खां और जमाल खां ने, और इसमें जो अकबर है ना, इसकी जीत हो गई थी और हेमू की हार हो गई थी। ठीक है, अगर हम बात करें ये युद्ध कब हुआ, तो ये युद्ध हुआ था 1556 में। ठीक है, 1556 में ये युद्ध हुआ था। ये जो हेमू है ना, ये भारत का 14वां, यानी कि पूरे दुनिया का 14वां ऐसा शासक है जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो हेमू है ना, इसका मकबरा कहाँ है, तो इसका मकबरा है सोंदापुरा, जो कि पानीपत में है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पानीपत के तीसरे युद्ध की। तो पानीपत का तीसरा युद्ध होता है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। इसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हो जाती है और मराठों की हार हो जाती है। अगर हम बात करें कि युद्ध कब हुआ, तो ये युद्ध हुआ था 1761 में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं काला अम्ब। जो काला अम्ब जो स्थान है, यहाँ पर मराठों और जो अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध हुआ था। इसमें इतने सैनिकों का खून बहा कि वहां पर एक आम का पेड़ था, वो पूरा का पूरा काला हो गया था। इसी के कारण इसको काला अम्ब कहा जाता है। ठीक है, फिर जिसका नेतृत्व जो मराठों की तरफ से नेतृत्व करता है ना, वो थे सदाशिवराव और विश्वासराव ने इस युद्ध का नेतृत्व किया था मराठों की तरफ से। ठीक है, तो जो ये तीनों युद्ध पानीपत के जो प्रसिद्ध युद्ध हुए थे ना, ये तो हमारे हो गए। और जो पानीपत का 3 ये युद्ध है ना, ये पूरे भारत में ही इन्हीं युद्धों के कारण जो पानीपत जो जिला है वो है प्रसिद्ध है। ठीक है, तो फिर हम आगे बात करते हैं 1797 की। ठीक है, 1797 की जो 1797 में पानीपत में क्या हुआ, तो अगर हम 1797 की बात करें तो 1797 में जब पानीपत, सोनीपत और करनाल, जो ये 3 जिले हैं ना हमारे हरियाणा में वर्तमान में, पानीपत, सोनीपत और करनाल, ये पहले मराठों के अधीन थे। 1797 में मराठों के अधीन थे। तो मराठों ने क्या किया, 1797 में पानीपत, करनाल और सोनीपत को जॉर्ज थॉमस के हाथों में दे दिया, यानी कि जॉर्ज थॉमस को दे दिया। ठीक है, पानीपत, सोनीपत और करनाल, ये तीनों किसको दे दिए थे, ये तीनों जॉर्ज थॉमस को दे दिए थे। ठीक है, जॉर्ज थॉमस को दे दिए थे। अगर हम बात करें कि ये जॉर्ज थॉमस को किसने दिए, तो ये दिए थे मराठों ने। ठीक है, मराठों ने क्या किया, 1797 में मराठों ने पानीपत, सोनीपत और करनाल को जॉर्ज थॉमस के हाथों में दे दिया। ठीक है, तो फिर 1797 के बाद हम बात करते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, अगर हम 1857 की क्रांति की बात करें कि पानीपत से इस क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो पानीपत से इस क्रांति का नेतृत्व किया था इमाम अली कलंदर ने। ठीक है, इमाम अली कलंदर ने जो 1857 की क्रांति है ना, इसमें पानीपत की तरफ से नेतृत्व किया था, और ये एक मौलवी था। ठीक है, ये क्या था, ये एक मौलवी था।
ठीक है। 1857 की क्रांति के बारे में भी हमने जान लिया। तो फिर आगे हम बात करते हैं 1947 के बाद की। तो 1947 में क्या होता है, 15 अगस्त 1947 को हमारा जो भारत है ना वो आज़ाद हो जाता है। तो हमारे हरियाणा में जो सर्वाधिक जो मुसलमान है ना वो पानीपत जिले में थे भारत आज़ाद होने के बाद। तो दिसंबर 1947 में क्या होता है, दिसंबर 1947 में महात्मा गांधी आते हैं पानीपत में मुसलमानों को ये कहने कि तुम यहाँ इसको मत छोड़ो, यानी कि तुम पानीपत को मत छोड़ो। ठीक है, महात्मा गांधी आते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी क्यों आते हैं कि मुसलमानों को ये कहने कि तुम भारत को मत छोड़ो, या तुम जो ये तुम्हारा जो तुम यहाँ पर रहते हो ना उस स्थान को मत छोड़ो, ये कहने के लिए पानीपत में आते हैं दिसंबर 1947 में भारत आज़ाद होने के बाद। ठीक है, तो इतिहास में फिर इतिहास के बाद हम आगे बात करते हैं। इसमें इतिहास में अगर हम आगे बात करें तो इसमें है कल दरगाह की बात करते हैं। तो इसमें एक दरगाह है बू अली कलंदर शाह की दरगाह। ठीक है, बू अली कलंदर शाह की दरगाह। ठीक है, बू अली कलंदर शाह की दरगाह भी है पानीपत में। फिर आगे हम दरगाह की बात करते हैं, इसमें है मुकर्रब खान की दरगाह। मुकर्रब खान की दरगाह, मुकर्रब खान की बात करें तो जो मुकर्रब खान की दरगाह है ना, अगर हम इसकी बात करें कि ये जो मुकर्रब खान है ना ये कौन था, तो ये था जहांगीर का चिकित्सक था। ठीक है, जहांगीर का चिकित्सक। ठीक है, मुकर्रब खान कौन था, जहांगीर का ये चिकित्सक था। ठीक है, मुकर्रब खान। फिर इसमें है ख्वाजा हजरत शमसुद्दीन की दरगाह। ठीक है, ख्वाजा हजरत शमसुद्दीन की दरगाह। अगर हम बात करें कि ये कौन थे, तो ये थे एक चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे। ठीक है, चिश्ती संप्रदाय के क्या थे, ये चिश्ती संप्रदाय के संत थे। ठीक है, चिश्ती संप्रदाय के संत थे कौन है, ख्वाजा हजरत शमसुद्दीन। ठीक है, फिर इसमें जो आगे जो दरगाह है ना वो है सलाल फखरुद्दीन व जमाल हाफिज की दरगाह है। सलाल फखरुद्दीन व हाफिज की दरगाह। ठीक है, तो ये जो सलाल फखरुद्दीन और हाफिज की जो दरगाह है ना ये पता है कौन थे, ये थे जो बू अली कलंदर है ना, ये जो बू अली कलंदर ये इसके माता पिता थे। ठीक है, बू अली के माता पिता थे। ठीक है, बू अली कलंदर के माता पिता थे। ठीक है, एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं कि अगर हम जो पानीपत है इसमें दरगाह की बात करें तो इसमें है बू अली कलंदर शाह की दरगाह। ठीक है, फिर आगे हम इसमें बात करते हैं मुकर्रब खान की दरगाह। जो मुकर्रब खान है ना ये जहांगीर का चिकित्सक था। ठीक है, फिर है ख्वाजा हजरत शमसुद्दीन की दरगाह। ये क्या था, ये चिश्ती संप्रदाय के एक संत थे। ठीक है, फिर सलाल फखरुद्दीन व हाफिज की दरगाह। जो ये सलाल फखरुद्दीन और हाफिज है ना ये बू अली के माता पिता थे। तो इतिहास के बाद हम बात करते हैं पानीपत में जनसंख्या की। जनसंख्या। ठीक है, पानीपत में अगर हम जनसंख्या की बात करें तो इसमें जनसंख्या है 12,5,437 व्यक्ति, यानी कि 12,05,437 व्यक्ति हैं पानीपत जिले में। ठीक है, तो जनसंख्या के बाद हम बात करते हैं कृषि की। तो कृषि की बात करते हैं यहाँ पर प्रमुख रूप से तो गेहूं की कृषि होती है, और इसके अलावा चावल, कपास, गन्ना, बाजरा इत्यादि फसलें उगाई जाती है। ठीक है, तो कृषि के बाद हम बात करते हैं उद्योग धंधे। अगर हम पानीपत में उद्योग धंधों की बात करें तो पानीपत में भी काफी सारे उद्योग धंधे हैं। ठीक है, तो इसमें है सूती व ऊनी वस्त्र उद्योग, सूती व ऊनी वस्त्र उद्योग,
और इसमें है तेल शोधक कारखाना, ठीक है, तेल शोधक कारखाना, ठीक है। और यहाँ पर पचरंगा अचार, ठीक है, हमारे हरियाणा में नहीं पूरे भारत में भी जो पचरंगा अचार है ना ये बहुत फेमस है, ठीक है। और ये कहाँ है, पानीपत में मिलता है, ठीक है। तो ये हो गई, इसकी जनसंख्या है 12,5,437 व्यक्ति। अगर कृषि की बात करें तो प्रमुख रूप से गेहूं और अन्य फसलों की बात करें तो चावल, कपास, गन्ना, ठीक है। उद्योग धंधों की बात करें तो इसमें सूती व ऊनी वस्त्र उद्योग, तेल शोधक कारखाना और इसमें है पचरंगा अचार, ठीक है। तो फिर जनसंख्या के बाद हम बात करते हैं इसकी संस्थान की। जो पानीपत है ना इसमें कौन कौन से संस्थान हैं। संस्थान, तो संस्थान की अगर हम बात करें तो इसमें है कृत्रिम व रबड़ संयंत्र, ठीक है, कृत्रिम रबड़ संयंत्र। अगर हम इस संयंत्र की बात करें कि ये कब स्थापित किया गया, तो ये स्थापित किया गया था 29 दिसंबर 2013 को, ठीक है, 29 दिसंबर 2013 को। तो जो कृत्रिम रबड़ संयंत्र है ना ये 29 दिसंबर 2013 को स्थापित किया गया था। अगर हम बात करें कि किसकी सहायता से स्थापित किया गया, तो ये स्थापित किया गया था जापान और ताइवान की सहायता से, ठीक है, जापान व ताइवान की सहायता से, ठीक है। जापान और ताइवान के समझौते के तहत ये कृत्रिम रबड़ संयंत्र स्थापित किया गया था, ठीक है। और ये किया गया था 29 दिसंबर 2013 को। अगर हम बात करें इसकी क्षमता, तो इसकी क्षमता है 120 टन FBR रबड़, ठीक है, ठीक है। इसकी अक्षमता की बात करते हो 120 टन जो कृत्रिम रबड़ है ना वो उसकी जो क्षमता है, ठीक है। तो फिर हम संस्थान के आगे अगर हम आगे बात करें तो इसमें अगला जो संस्थान है वो है पानीपत में हरियाणा का नया प्लास्टिक पार्क स्थापित किया गया है, ठीक है, प्लास्टिक पार्क, ठीक है। पानीपत में हरियाणा का नया प्लास्टिक पार्क स्थापित किया गया है और उस पार्क की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 13 जुलाई 2017 को, 13 जुलाई 2017 को, ठीक है। 13 जुलाई 2017 को हमारे हरियाणा में नया प्लास्टिक पार्क स्थापित किया गया था पानीपत में, ठीक है। अगले जो संस्थान की बात करें तो इसमें अगला जो संस्थान है वो है यूरिया संयंत्र। और हमारे हरियाणा का एकमात्र जो यूरिया संयंत्र है ना वो है पानीपत में, ठीक है, यूरिया संयंत्र, यूरिया संयंत्र। अगर हम बात करें जो यूरिया संयंत्र है ना इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 1979 को, ठीक है, 1979 को जो यूरिया संयंत्र है ना इसकी स्थापना हुई थी। और ये कहाँ है, पानीपत में है ये, ठीक है, ये है पानीपत में है यूरिया संयंत्र। ये हरियाणा का एकमात्र जो यूरिया संयंत्र है ना फर्टिलाइजेशन, वो केवल हमारे हरियाणा में केवल पानीपत जिले में ही है। फिर आगे इसमें तेल शोधक कारखाना, तेल शोधक कारखाना। अगर हम तेल शोधक कारखाने की बात करें कि जो इसकी स्थापना है ना वो कब हुई, तो तेल शोधक कारखाने की स्थापना हुई थी 1969 में, ठीक है, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम बात करें ये कहाँ है, तो ये है बागपोली में, ठीक है, ये कहाँ है, ये है बागपोली में। फिर तेल शोधक कारखाने के बाद हम बात करते हैं अगला जो संस्थान है ना उसमें अगले संस्थान की बात करते हैं पानीपत ताप विद्युत परियोजना, ठीक है, पानीपत ताप विद्युत परियोजना, ठीक है। तो पानीपत ताप विद्युत परियोजना की बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1979 में, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1979 में इसकी स्थापना हुई थी पानीपत विद्युत ताप परियोजना की। और ये कहाँ है, आसन गांव में, ये आसन गांव में, ठीक है। पानीपत ताप विद्युत परियोजना कहाँ है, आसन गांव में है पानीपत ताप विद्युत परियोजना, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं इसमें सहकारी चीनी मिल, सहकारी चीनी मिल भी है पानीपत में, ठीक है, पानीपत में सहकारी चीनी मिल भी है। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की कि पानीपत में सहकारी चीनी मिल की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में,
1956 में। ठीक है, तो एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। संस्थान की बात करें तो सबसे पहले जो संस्थान है ना वो है कृत्रिम रबड़ संयंत्र। ठीक है, कृत्रिम रबड़ संयंत्र। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना हुई थी 29 दिसंबर 2013 को, और ताइवान समझौते के तहत, जापान और ताइवान समझौते के तहत ये संयंत्र यहाँ स्थापित किया गया है। ठीक है, और इसकी जो क्षमता है ना वो है 120 टन FBR। ठीक है, यानी कि 120 टन कृत्रिम रबड़ की इसकी क्षमता है। फिर हम बात करते हैं इसमें जो अगला जो संस्थान है वो हमारे हरियाणा में नया प्लास्टिक पार्क स्थापित किया गया है। ठीक है, हमारे हरियाणा में नया प्लास्टिक पार्क स्थापित किया गया है पानीपत में, और इसकी जो स्थापना थी ना वो हुई थी 13 जुलाई 2017 को। जो प्लास्टिक पार्क है ना इसकी स्थापना हुई थी। फिर आगे है यूरिया संयंत्र। यूरिया संयंत्र की बात करें तो हमारे हरियाणा में एकमात्र जो यूरिया जो संयंत्र है ना वो सिर्फ पानीपत में है, और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। ठीक है, और ये कहाँ है? ये है पानीपत में है। फिर है इसमें तेल शोधक कारखाना। अगर हम तेल शोधक कारखाने की बात करें तो तेल शोधक कारखाने की स्थापना हुई थी 1969 में। अगर हम बात करें कि ये कहाँ पर है तो ये है बापोली गांव में, और ये जो एशिया है ना इसका दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है। ठीक है, एशिया का दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना ही है। ठीक है, इसकी स्थापना थी 1969 में, और ये बापोली में है। फिर अगला जो संस्थान है ना वो है पानीपत ताप विद्युत परियोजना। ठीक है, कौन सा है? पानीपत ताप विद्युत परियोजना। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना थी 1979 में। हाँ, 1979 में, और ये कहाँ है? ये है आसन गांव में। ठीक है, ये कहाँ है? ये है आसन गांव में। फिर इसमें सहकारी चीनी मिल, तो सहकारी चीनी मिल की ये है पानीपत में। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना थी 1956 में। जो सहकारी चीनी मिल है ना इसकी स्थापना हुई थी। जो ये पानीपत ताप विद्युत परियोजना है ना तो इसकी अगर क्षमता की बात करें तो इसकी क्षमता है 1367.80 मेगावाट। ठीक है, पानीपत ताप विद्युत परियोजना की क्षमता की बात करें तो इसकी क्षमता है 1367.80 मेगावाट की इसकी क्षमता है पानीपत विद्युत ताप परियोजना की। ठीक है, तो संस्थान के बाद हम बात करते हैं इसमें प्रमुख व्यक्ति कि जो पानीपत जो जिला है ना इसमें कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति हैं। प्रमुख व्यक्ति, प्रमुख व्यक्ति, तो प्रमुख व्यक्ति की सबसे पहले हम बात करते हैं। जो प्रमुख व्यक्ति है ना इसमें प्रमुख व्यक्ति है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा ये इसमें प्रमुख व्यक्ति है। फिर है इसमें जो अगले जो प्रमुख व्यक्ति की बात करें तो इसमें है मोहित अहलावत। मोहित अहलावत। ठीक है, तो सबसे जो महत्वपूर्ण जो प्रमुख व्यक्ति है वो है अल्ताफ हुसैन हाली। अल्ताफ हुसैन हाली। ठीक है, इसके जो अल्ताफ हुसैन हाली है ना इसके बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका जन्म। तो इसका जन्म जो हुआ था वो हुआ था पानीपत में, और इसका जन्म हुआ था 1837 में। ठीक है, तो जो अल्ताफ हुसैन हाली है ना इसका जन्म हुआ था 1837 में और पानीपत में हुआ था। अगर हम इसकी बात करें तो ये उर्दू के कवि हैं। ठीक है, ये क्या है? ये उर्दू कवि हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 1904 में। 1904 में इन्होंने अंग्रेजी सरकार ने, जब अंग्रेजों का शासनकाल चल रहा था 1904 के समय, तो 1904 में जो अंग्रेजी शासन है, अंग्रेजी जो सरकार है ना, अंग्रेजी सरकार ने इनको शमशुल उलेमा की उपाधि से नवाजा था। ठीक है, तो शमशुल उलेमा की उपाधि से किसे नवाजा था? अल्ताफ हुसैन हाली को। और कब नवाजा गया था? 1904 में। ठीक है, और अंग्रेजी सरकार ने इसको नवाजा था। इसकी अगर हम बात करें इसकी प्रमुख रचनाएं कि इन्होंने कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं की, तो इनके प्रमुख रचनाएं की बात करें तो इसमें है हयात ए हाली और एक सफरनामा और एक है यादगार ए गालिब। ठीक है,
यादगार ए गालिब की ये प्रमुख रचनाएं हैं। हयात ए हाली, सफरनामा, यादगार ए गालिब की क्या है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अल्ताफ हुसैन हाली की। अगर हम बात करें इनके गुरु की कि जो अल्ताफ हुसैन हाली है ना, इनके गुरु कौन थे, तो इनके गुरु थे गालिब। ठीक है, अल्ताफ हुसैन हाली के गुरु थे गालिब। तो फिर हम बात करते हैं इसकी मृत्यु की। तो इसकी मृत्यु होती है 1914 में। ठीक है, 1914 में अल्ताफ हुसैन हाली की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो प्रमुख व्यक्तियों में सबसे पहले हम बात करते हैं नीरज चोपड़ा की, फिर इसमें मोहित अहलावत। अगर सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति की बात करें तो इसमें है वो है अल्ताफ हुसैन हाली। ठीक है, अगर हम बात करें इसका जन्म, तो इसका जन्म हुआ था पानीपत में। कि कब हुआ, तो इसका जन्म हुआ था 1837 में, इसका जन्म हुआ था पानीपत में। ठीक है, ये एक उर्दू के कवि थे। फिर 1904 में क्या होता है, 1904 में जो अंग्रेजी सरकार थी ना, 1904 में अंग्रेजों का शासनकाल चल रहा था। तो जो अंग्रेजी सरकार थी ना, तो अल्ताफ हुसैन को शमसुल उलमा की उपाधि से अंग्रेजी सरकार ने इसको नवाजा था। ठीक है, ये हरियाणा का एकमात्र ऐसे उर्दू कवि थे जिन्होंने अंग्रेजी जो सरकार है इनको शमसुल उलमा की उपाधि से नवाजा था। ठीक है, फिर इसकी प्रमुख रचनाएं की बात करें तो हयात ए हाली, सफरनामा और एक है यादगार ए गालिब। ठीक है, इनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं। फिर इनके गुरु की बात करें कि जो अल्ताफ हुसैन हाली है ना, इनके गुरु कौन है, तो इनके गुरु है गालिब। ये गालिब के शिष्य थे। ठीक है, फिर इनकी मृत्यु, तो इनकी मृत्यु होती है 1914 में, इसकी इनकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर आगे हम बात करते हैं इसमें दार्शनिक स्थल की। दार्शनिक और पर्यटन स्थल। ठीक है, दार्शनिक स्थल में सबसे पहले हम बात करते हैं मंदिर की। जो पानीपत जो जिला है, इनमें कौन कौन से मंदिर हैं, मंदिर। तो इसमें हम मंदिर की बात करें, देवी तालाब शिव मंदिर। ठीक है, देवी तालाब शिव मंदिर। देवी तालाब शिव मंदिर। अगर हम इस मंदिर का जिक्र करें तो इस मंदिर का जो निर्माण है ना, वो पानीपत के तीसरा जो युद्ध हुआ था ना, उसमें मराठों की हार हुई थी। तो उसका जो नेतृत्व किया था ना, उसका जो सेनापति था ना सदाशिवराव, उसने इस मंदिर का निर्माण किया था पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद। ठीक है, तो इस मंदिर का निर्माण करवाया था सदाशिवराव ने। सदाशिवराव ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, देवी तालाब शिव मंदिर। ठीक है, तो इसमें एक तीर्थ स्थान भी वो है त्रिखू तीर्थ। ठीक है, तो ये थे इसमें प्रमुख जो मंदिर है ना। मंदिर की बात करें इसमें देवी तालाब शिव मंदिर, और इसका निर्माण करवाया था सदाशिवराव ने पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद। ठीक है, फिर इसमें एक है त्रिखू तीर्थ। इसमें क्या है, त्रिखू तीर्थ भी है। फिर मंदिर के बाद हम जिक्र करते हैं मेले का। मेले, तो मेलों की बात करते हैं इसमें जो कलंदर शाह की दरगाह है ना, उसके ऊपर भी मेला लगता है। ठीक है, कलंदर की दरगाह का मेला। ठीक है, जो कलंदर शाह की दरगाह है ना, उसके ऊपर भी मेला लगता है। और एक मेला लगता है पाथरी माता का मेला, पाथरी माता मेला। ठीक है, ये तो क्या है, ये इनके प्रमुख मेले हैं। ठीक है, तो मेलों के बाद हम बात करते हैं मस्जिद, मकबरे और दरगाह की। ठीक है, तो मस्जिद की बात करते हैं, इसमें हरियाणा में जामा मस्जिद है। ठीक है, हरियाणा की जो जामा मस्जिद है वो कहाँ है, पानीपत में। ठीक है, अचार में जामा मस्जिद है पानीपत में। फिर हम इसमें है एक इब्राहिम लोदी का मकबरा। ठीक है, इब्राहिम लोदी का मकबरा। और इसमें है हेमू का मकबरा। हेमू का मकबरा, इब्राहिम लोदी का मकबरा, और एक है मुकर्रब खान की दरगाह। ठीक है, मुकर्रब खान की दरगाह। तो ये थी इसमें मंदिर, मस्जिद और प्रमुख दरगाह थी। ठीक है, तो एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं।
तो मंदिर की बात करते हैं इसमें है देवी तालाब शिव मंदिर। अगर हम बात करें इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण करवाया था सदाशिव राव ने। ठीक है, फिर इसमें है त्रिकू तीर्थ स्थान भी है। फिर इसमें मेले की बात करें तो कलंदर शाह की दरगाह का मेला और एक है पाथरी माता का मेला। ठीक है, ये प्रमुख मेले हैं। फिर मस्जिद की बात करें तो यहाँ पर हरियाणा में जो जामा मस्जिद है ना वो है सिर्फ पानीपत में है। फिर है हेमू का मकबरा और मुकर्रब खान का मकबरा, और इसमें है इब्राहिम लोदी का मकबरा भी पानीपत में है। तो आगे हम बात करते हैं किला कि जो पानीपत जो जिला है ना इसमें कौन कौन से किला है, तो इसमें है काबुली बाग किला, काबुली बाग किला। ठीक है, अगर पानीपत में किलों की बात करें तो इसमें किला है काबुली बाग किला, और ये किसने बनवाया था, बाबर ने बनवाया था। ठीक है, फिर हम इसमें बात करते हैं नहर नदी की। तो नदी की बात करें तो इसमें यमुना नदी बहती है पूर्वी किनारे पर। ठीक है, यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी बहती है पूर्वी किनारे पर। फिर हम बात करते हैं इसमें नहर की बात करें तो इसमें पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा सिंचाई होती है। ठीक है, पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा जो पानीपत जो जिला है ना इसमें सिंचाई होती है। फिर हम आगे बात करते हैं बांध की, तो जो पानीपत जो जिला है ना इसमें कोई भी बांध नहीं है। फिर हम बात करते हैं झील की, तो पानीपत में कोई भी झील नहीं है। ठीक है, तो दार्शनिक और पर्यटन स्थल के बाद हम बात करते हैं इसमें विशेष। तो विशेष की बात करें तो इसको अगर सबसे पहले हम क्या देखते हैं इसके उपनाम, तो इसके उपनाम में इसको कहा जाता है बुनकरों का शहर, बुनकरों का शहर कहा जाता है, और पेट्रोकेमिकल हब। ठीक है, ये तो क्या है इसके उपनाम है, बुनकरों का शहर पेट्रोकेमिकल हब, इसके क्या है ये उपनाम है। फिर आगे हम विशेष में बात करते हैं कि एशिया की दूसरे स्थान पर सबसे बड़ी जो तेल शोधक कारखाना वो है पानीपत में। ठीक है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना, तेल शोधक कारखाना। ठीक है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जो तेल शोधक कारखाना है वो कहाँ है, वो है पानीपत में। ठीक है, तो फिर आगे हम इसमें बात करते हैं हरियाणा में सबसे कम जो वन जो क्षेत्र है वो है पानीपत में। ठीक है, हरियाणा में कम वन क्षेत्र वाला जिला, कम वन क्षेत्र वाला जिला भी पानीपत है। ठीक है, फिर उसमें हरियाणा में कम झाड़ियों वाला जिला भी। ठीक है, हरियाणा में कम वन क्षेत्र वाला जिला भी पानीपत है, और हरियाणा में सबसे कम जो झाड़ियों वाला जिला है ना वो भी पानीपत है। ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं इसमें नेशनल हाईवे की। तो जो पानीपत जो जिला है ना इसमें नेशनल हाईवे की बात करें तो इसमें है NH44 और NH71। NH71A। अगर हम NH71A की बात करें तो ये होता है रोहतक टू पानीपत, रोहतक टू पानीपत। अगर हम बात करें कि कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो ये दूरी का तय करता है 72 किलोमीटर। ठीक है, और ये प्रॉपर हमारे हरियाणा में ही स्थित है। ठीक है, तो जो एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं। तो विशेष में एक बात और लिख लो भाई, हमारे हरियाणा में जो सल्फर जो खनिज है ना, सल्फर खनिज का उत्पादन इसी में होता है। ठीक है, गंधक और सल्फर का उत्पादन सर्वाधिक हमारे हरियाणा में पानीपत जिले में ही होता है। अगर हम सल्फर की बात करें तो वो जो गुरुग्राम है ना उसमें जो सोहना में जो गर्म पानी का चश्मा है ना उसमें भी जो सल्फर है वो मिलता है। ठीक है, तो हमारे हरियाणा में सल्फर उत्पादन का जो क्षेत्र है ना वो है पानीपत और सोहना गुरुग्राम में है।
ठीक है, तो एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं। इसके उपनामों की बात करें तो बुनकरों का शहर और पेट्रोकेमिकल हब के नाम से इसे जाना जाता है। फिर है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? पानीपत में है। और हरियाणा में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला भी पानीपत ही है। फिर हरियाणा में सबसे कम झाड़ियों वाला जिला भी पानीपत है। फिर NH की बात करें तो NH 44, NH 71A की बात करें तो रोहतक टू पानीपत, इसके ये कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है? तो ये है 72 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और फिर है हमारे हरियाणा में गंधक और सल्फर का जो उत्पादन है वो एकमात्र पानीपत में होता है। ठीक है।